एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द मिस्ट्री अफेयर। आज मैं करने वाली हूँ साल 2025 में रिलीज हुई एक बॉलीवुड मूवी भगवत चैप्टर 1 रक्षक मूवी की एक्सप्लेनेशन। ये मूवी यूपी के एक ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस करके बनाया गया है। मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसका IMDb रेटिंग है 7/10। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवी की स्टार्टिंग में एक औरत दिखाया जाता है जो अपनी बेटी पूर्णिमा को कॉल लगा रही थी, लेकिन वो कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। पर एक आदमी आके उन्हें कहता है कि उन्हें पूर्णिमा कहीं पर भी नहीं मिली। अब हमें दिखाया जाता है मूवी की मेन लीड इंस्पेक्टर भगवत को, जो कि एक बहुत ही ईमानदार लेकिन गुस्से वाला इंस्पेक्टर है। उसके ऊपर इंक्वायरी कमीशन बैठता है इस बात को लेके कि गुस्से में आके उसने अपने कैदी को कुछ ज़्यादा ही मार दिया है। इसके बाद उसका रॉबर्टसनगंज में ट्रांसफ़र हो जाता है और उसके साथ साथ उसे ऑर्डर मिलता है एंगर मैनेजमेंट क्लास करने के लिए। फिर उसका एक सीनियर उसे ये भी कहता है कि वो हर मुजरिम के अंदर पंडित दीक्षित को ढूंढना छोड़ दे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी फैमिली के साथ रॉबर्टसनगंज में शिफ्ट हो जाता है। भागवत एक बहुत डेडिकेटेड पुलिस इंस्पेक्टर होता है, इसीलिए शिफ्टिंग के बाद ही वो पुलिस स्टेशन चला जाता है और अपने काम में लग जाता है। भगवत को अपना पहला केस मिलता है पूर्णिमा का मिसिंग केस। पूर्णिमा के मिसिंग केस को स्टडी करने के बाद भागवत अपने फेलो इंस्पेक्टर को कहते हैं कि पूर्णिमा के मोबाइल फ़ोन का कॉल लिस्ट को निकालने के लिए। अगले ही सीन में पूर्णिमा के पिता पुलिस स्टेशन जाके भागवत से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनकी बेटी को ढूंढ लाए। अब हम मिलते हैं मूवी के एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर मीरा से, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है और उसके साइकिल से अचानक टक्कर लग जाता है एक लड़की का और उसका नाम होता है समीर। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि समीर पहले ही नज़र से मीरा को पसंद करने लगता है। इसके बाद कभी कभी ये दोनों मिलने लगते हैं और धीरे धीरे ये पसंद प्यार में बदलने लगता है। पूर्णिमा के कॉल लिस्ट चेक करने के बाद उससे एक लड़की का नंबर मिलता है और उसी से ही पूछताछ करने चले जाते हैं ये दोनों इंस्पेक्टर। लेकिन वहाँ पे जाके उन्हें पता लगता है कि इस लड़के का एक बहन भी है जिसका नाम है कौशल्या, और वो भी कुछ ही दिन से मिसिंग है और वही इतने दिन तक उसका फ़ोन यूज़ कर रहा था। पुलिस को कौशल्या के भी मोबाइल से दो नंबर मिलता है, एक है संध्या और संतोष नाम के एक लड़के का। इसके बाद भगवत संतोष के घर पे चला जाता है और वहां जाके उसके पिता से पूछते हैं कि संतोष कहाँ है। तब वो कहते हैं कि संतोष उनका बेटा नहीं बेटी है और वो भी बहुत दिन से मिसिंग है। इसके बाद सारे पुलिस वहाँ से निकल जाते हैं और वो सब मिलके जाते हैं संध्या के घर पे। वहाँ पे जाके उन्हें फिर से पता चलता है कि संध्या भी मिसिंग है और फिर उन लड़कियों के मोबाइल से और भी लड़कियों के नंबर मिलते हैं और वहाँ जाने के बाद पूछताछ करने से भगवत को ये पता चलता है कि हर वो लड़की मिसिंग है जिसका नाम इस मोबाइल फ़ोन में से मिला है। गुजरते पल के साथ साथ ये केस भी और भी उलझने लगे। पुलिस ढूंढने तो निकली थी पूर्णिमा को, लेकिन उसके साथ साथ धीरे धीरे बहुत सारी लड़कियों के मिसिंग केस भी बाहर आने लगे। भगवत फिर अपने कलीग को कहता है कि उन लोगों को इन सारे केस में से कोई कनेक्शन ढूंढ के निकालना पड़ेगा। तब उसका एक कलीग उसे एक और केस के बारे में बताता है कि बहुत साल पहले सीकरी के एक गांव में 13 से 15 साल के बीच की बहुत सारी लड़कियां गायब हो रहे थे। बाद में पता चलता है कि उसी गांव के जो पुजारी है उनके कमरे में ही उन सारे मिसिंग बच्चों के कपड़े मिले हैं और सबको यही लगता है कि वो पंडित तंत्र विद्या के दौरान उन बच्चियों का बलि दिया है। और तब भगवत ये कहता है कि उस पंडित का नाम था पंडित दीक्षित। ये सुन के उसके कलीग बहुत शॉक हो जाते हैं कि सर, आपको ये बात कैसे पता चला। तब भगवत कहता है कि उन 8 विक्टिम बच्चियों में उसकी बहन मोना भी थी। नेक्स्ट सीन में कांस्टेबल भगवत से ये कहता है कि उन लड़कियों के घर पे तलाशी करने से उन्हें एक कैलेंडर में एक लड़की का नाम मिला है जिसका नाम है कविता शास्त्री, जो कि एक फोटोग्राफर है और उसका घर है मनवाड़ी में। फाइनली भगवत को एक कॉमन लिंक मिलता है जो कि है मनवाड़ी, क्योंकि मोस्टली जो कॉल एक्सचेंज किए गए हैं वो सारे इन मनवाड़ी के आसपास है, जो कि एक रेड लाइट एरिया है। फिर पुलिस मनवाड़ी के रेड लाइट एरिया में जाके सर्चिंग ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पे एक भी मिसिंग लड़की नहीं मिलती है।
नेक्स्ट सीन में हमें पास्ट के कुछ सीन्स दिखाया जाता है जहाँ पे भगवत अपनी बहन मोना के साथ बैडमिंटन खेल रहा था। ये सपना आने के बाद भगवत काफ़ी दुखी हो जाता है। दूसरी तरफ समीर मीरा को कहता है कि उसे बहुत अच्छी एक नौकरी मिल गई है और अभी वो उसे प्रपोज करता है कि क्या वो उससे शादी करेगा, क्योंकि उन लोगों के प्यार को समझने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। तो क्या मीरा उसके साथ कहीं और भाग जाने के लिए तैयार है? इसके बाद पुलिस चले आते हैं कविता के घर पे उससे पूछताछ करने के लिए। भगवत कविता से पूछता है कि वो संध्या से इतनी देर रात तक क्या बातें करती थी। फिर कविता कहती है कि वो किसी संध्या को नहीं जानती है। भगवत जब कविता के फोन से संध्या के नंबर डायल करता है तब वहाँ पे सूरज लिखा हुआ होता है। भगवत पूछता है ये सूरज कौन है। तब कविता कहती है कि सूरज उसका एक दोस्त है जो कि उसके फोटो स्टूडियो में आता था। भगवत कविता से उन फोटोज का कॉपी मांगता है जो फोटोज सूरज डेवलप करने आया था। लेकिन वो फोटोज चेक करके पता चलता है कि वो फोटोज काफ़ी रैंडम फोटोग्राफ्स थे। पूर्णिमा के पिता केस की अपडेट लेने आते हैं पुलिस स्टेशन और भगवत कहते हैं कि वो उनकी बेटी को ज़रूर ढूंढ के लाएंगे। के बाद आता है दशहरा, रावण दहन। एक तरफ जब सब लोग खुशियां मना रहे थे और दूसरी तरफ मीरा और समीर ने फैसला कर लिया था भाग जाने का। भगवत को कांस्टेबल का फ़ोन कॉल आता है कि जो 2 IMEI नंबर वो ट्रैक कर रहे थे वो एक्टिव हो चुका है। दूसरी तरफ समीर और मीरा घर से भाग चुके थे और वहां से निकल के वो वाराणसी के देवलोक नाम के एक होटल में आके रुकते हैं और वहां वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। IMEI नंबर ट्रैक करके पुलिस 2 लड़कों को पकड़ते हैं। उनसे पूछताछ करके पता चलता है कि ये मोबाइल उन लोगों का नहीं है। कुछ दिन पहले उन लोगों के साथ एक आदमी का पंगा हुआ था। उसी टाइम उसी का ही मोबाइल गिर गया था और इन लोगों ने वो मोबाइल उठा लिया था बाद में। वैसे तो ये लोग उस आदमी को नहीं जानते हैं, लेकिन उसके पास जो स्कूटर था उसके पीछे एक नेताजी का पोस्टर था। ये उन लोगों को याद था। ये बात सुन के अचानक भगवत को याद आता है कि उसको जो कविता के पास से फोटोग्राफ मिला था उसमें भी एक स्कूटर था जिसके पीछे नेताजी का पोस्टर था। भी उस स्कूटर के नंबर से पुलिस को पता चल जाता है स्कूटर के ओनर का नाम, जो कि है राजकुमार। हमें पता चलता है ये राजकुमार और कोई नहीं समीर है। तभी भगवत सारे पुलिस को ऑर्डर देते हैं कि राजकुमार के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके वो जल्दी कलेक्ट करे। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं राजकुमार उर्फ समीर बस से कहीं पर जा रहा था, लेकिन इस सीन में हमें मीरा कहीं पर भी नहीं दिखती और फिर वो अपना स्कूटर में कहीं पर निकल जाता है। नेक्स्ट में समीर फूल लेके एक घर पे जाता है और सुमित्रा सुमित्रा करके पुकारता है। तब हमें पता चलता है कि समीर ऑलरेडी मैरिड है। उसकी बीवी का नाम है सुमित्रा और उसका एक बेटा भी है। पुलिस समीर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगता है। समीर की ऑलरेडी 2 बार शादी हो चुकी है और उसकी दूसरी बीवी का नाम है सुमित्रा और ज़्यादातर सुमित्रा के पास ही वो रहता है। वैसे तो पुलिस के पास समीर के खिलाफ कोई सबूत तो नहीं होता है, इसीलिए वो लोग प्लान करते हैं कि छेड़खानी के मामले में उसको कुछ दिन के लिए अंदर कर देंगे। प्लान में पुलिस कविता को भी शामिल कर लेते हैं। कविता बस स्टैंड में समीर को बुलाता है मिलने के लिए और समीर वहाँ पे आ भी जाता है। फिर हर तरफ से पुलिस आते हैं और यहाँ पे एक चेजिंग सीक्वेंस भी होता है और फाइनली पुलिस समीर को पकड़ लेते हैं और उसे पुलिस स्टेशन में लेके जाते हैं। पुलिस स्टेशन में उसके ऊपर काफ़ी इंटरोगेशन किया जाता है, लेकिन फिर भी समीर अपना मुंह नहीं खोलता। उसके बाद पुलिस उसके घर में जाके सर्च करता है और वहाँ पे उन्हें बहुत सारे ज्वेलरी भी मिलते हैं। पुलिस को पता चल जाता है ये सारे ज्वेलरी वो मिसिंग लड़कियों के हैं। इन सब ज्वेलरी की पिक्चर दिखा के मेरे को क्वेश्चन किया जाता है, लेकिन समीर तब भी अपना मुंह नहीं खोलता। उसके बाद उसके दोनों बीवियों को भी पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है इंटरोगेशन करने के लिए, लेकिन उससे भी कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होता। समीर काफ़ी शातिर इंसान होता है, लेकिन वो अपनी पत्नी सुमित्रा से बहुत प्यार करता था। इसीलिए पुलिस जब सुमित्रा को टॉर्चर करने लगता है तब फाइनली समीर अपना मुंह खोलने के लिए राजी हो जाता है। वो एक्सेप्ट कर लेता है कि वो ही पूर्णिमा के साथ भागा था और वो दोनों जाके एक लॉज पे रुके थे। के बाद वो दोनों वहाँ पे इंटीमेट भी हुए थे।
अगले दिन वो पूर्णिमा को लेके एक गुरुजी के पास जाने वाला था, इसीलिए उसने पूर्णिमा से कहा सारे ज्वेलरी होटल में ही छोड़ दे। अगले दिन पूर्णिमा जब दुल्हन के जोड़े में सज संवर के गुरुजी के पास जाने वाली थी, तभी समीर ने उससे कहा कि वो बहुत डर रहा है कि कहीं पूर्णिमा प्रेग्नेंट ना हो जाए। इसीलिए वो पूर्णिमा को एक आयुर्वेदिक दवा भी देता है और वो कहता है कि वॉशरूम में जाके वो उस दवा को ले ले। और उस दवाई में होता था पोटेशियम साइनाइड, जिसको खाने से पूर्णिमा की वहीं पर ही डेथ हो जाती है। उसकी कन्फेशन सुनने के बाद भगवत पूर्णिमा के पिता के पास जाके सब कुछ कहता है और उससे माफ़ी भी मांगता है कि वो उनके बेटी को ढूंढ नहीं पाया। नेक्स्ट सीन में पुलिस समीर को लेके मेन पुलिस स्टेशन पे जा रहे थे और बीच में वो खाना खाने के लिए एक ढाबे में भी रुकते हैं। वहाँ पे पुलिस समीर से पूछते हैं कि अब तक उसने कितनी लड़कियों का मर्डर किया है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी समर की एटीट्यूड में कोई गिल्ट नजर नहीं आ रहा था, बल्कि वो प्राउड के साथ आज तक हुए गए सारी लड़कियों के बारे में वो वन बाय वन कहने लगता है। और फाइनली पुलिस को पता चलता है कि आज तक उसने टोटल 19 लड़कियों का मर्डर किया है एक ही पैटर्न में। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि उसने मीरा के साथ भी सेम ही किया था और फाइनली मीरा का भी डेथ हो गया था सेम पैटर्न से। रास्ते में जाते वक्त भगवत समीर से कहता है कि वो एक राक्षस है। तब समीर कहता है कि वो कोई राक्षस नहीं, वो बाज है जो कि अपनी हीलिंग प्रोसेस से अभी गुजर रहा है। एक बार जब वो हील हो जाएगा वो फिर से भाग जाएगा और भगवत कुछ नहीं कर पाएगा। फिर भगवत उससे कोर्ट में हाजिर करवाता है। जब जज साहब उससे पूछते हैं क्या तुम्हें कोई वकील नहीं चाहिए, तब समीर कहता है कि वो अपना केस खुद लड़ेगा। एक तरफ पुलिस समीर के खिलाफ सबूत जुटाने में लग जाता है और दूसरी तरफ समीर अपने केस के लिए पूरी तरीके से तैयारी करना शुरू कर देता है। अब हमें एक कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। पुलिस जितने सबूत लाते हैं, समीर चालाकी से सारे सबूत झुठला दे रहा था। प्रोसिक्यूशन एक तरफ समीर को मर्डरर साबित करना चाह रहा था, लेकिन दूसरी तरफ समीर चालाकी से उन लड़कियों के मर्डर को सुसाइड प्रूव करने में तुला हुआ था। और भी सूत्रों से भगवत को ये पता चलता है कि समीर बहुत ही शातिर एक जीनियस लड़का है। नेक्स्ट डे वो कोर्ट में गवाही देता है कि वो पूनम के साथ लॉज में गया था, लेकिन दूसरे ही दिन पूनम कहाँ चला गया था ये उसे पता नहीं है। भगवत खुद को बहुत लाचार महसूस कर रहा था क्योंकि वो समीर के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं ला पा रहा था और ना ही उसे रोक पा रहा था। और दूसरी तरफ समीर के अंदर कॉन्फिडेंस दिन के दिन बढ़ता ही जा रहा था। फाइनली भगवत को बहुत ढूंढने के बाद एक लीड मिलता है। उसे पता चलता है कि इस आदमी से समीर सोने का काम सीखता था। इसी वजह से उसे बहुत आसानी से साइनाइड मिल जाता था। भगवत उस आदमी को समीर के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने के लिए राजी करवा लेता है, लेकिन समीर बहुत ही चालाकी से इस आदमी के गवाही को नामंजूर करवा देता है और उसे इलीगली साइनाइड सेल करने के लिए कोर्ट के सामने दोषी साबित कर देता है। फिर से हाथ में आया हुआ बहुत बड़ा गवाह कोई काम में नहीं आया। इसी वजह से भगवत बहुत दुखी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में भगवत अब फिर से सारे पुराने केस को फिर से स्टडी करने लगता है। वो ढूंढने लगता है फिर से कोई बड़ा सबूत या फिर गवाह जो समीर को दोषी साबित कर पाए। वो समीर के कहे हुए कन्फेशन को याद करने लगता है, सारे डिटेल्स को सोचने लगता है। तब उसे याद आता है कि समीर ने एक बार बोला था कि उसने देवलोक लॉज में भी एक लड़की को लेके गया था। तो बस और क्या, अब भगवत उस देवलोक लॉज को ढूंढने लगता है। लॉज का एड्रेस मिलने के बाद भगवत टीम को लेके वहां पहुंच जाता है और वहां जाके उसे पता चलता है कि समीर एक लड़की को लेके वहां पे आया था। और उन्हें ये भी पता चलता है कि उसी रात बस अड्डे पे बाथरूम में एक लड़की सुसाइड करने की कोशिश भी किया था। और इस बार ये लड़की मरी हुई नहीं थी, वो जिंदा थी। और भगवत पुलिस की हेल्प से उस डॉक्टर के पास भी पहुंच जाता है जिसने उस लड़की की ट्रीटमेंट की थी। डॉक्टर से उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम था शालू,
जिसकी अभी शादी हो चुकी है। ये तो डॉक्टर उसे एड्रेस देने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद फाइनली भगवत को उस लड़की का एड्रेस भी मिल जाता है। और हम ऑडियंस को पता चलता है कि शालू और कोई नहीं, मीरा ही है, जो कि बहुत ही मुश्किल से इस सदमे को भूल के जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी। भागवत उसे सारी लड़कियां और सारे केस के बारे में अच्छे से बताता है और उसकी हेल्प भी मांगता है, लेकिन शालू उसे मना कर देती है। कहती है कि बहुत मुश्किल से उसने अपने पास को भुलाया है और फिर से उस पास को वो फेस करना नहीं चाहती। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि भगवत को एक मैसेज आता है। दूसरी तरफ कोर्ट का फाइनल हियरिंग स्टार्ट होता है और प्रोसिक्यूटर अपने आखिरी गवाह को कोर्ट में हाजिर करवाता है, जो कि होती है खुद मीरा। तब हमें पता चलता है कि भगवत को मीरा ने ही मैसेज किया था। मीरा को कोर्ट में जिंदा हाजिर देख के समीर शॉक हो चुका था और उसे अपना अंत सामने दिख रहा था, और यहीं पर ही ये मूवी की दी एंड होती है। Thank you for watching and please do like and subscribe my channel.